आपने अक्सर मूवीज़ में सुना होगा जब कोई पुलिस अधिकारी किसी को गिरफ्तार करने आता है तो बदले में यह सवाल पूछा जाता है कि क्या आपके पास कोई सर्च वारंट है। ये जो सर्च वारंट है, तलाशी है या जब्ती है, सीज़ करना किसी चीज़ को, ये टर्मिनोलॉजी हमने अक्सर सुना है, लेकिन लीगली इसके क्या प्रोसेस हैं ये बहुत कम लोगों को पता होगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है एलएलबी सेमेस्टर 3 के पेपर बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के यूनिट 2 का एक क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नोट डाउन कराऊंगी, उसके बाद मैं इसका आंसर का फॉर्मेट कंसेप्ट क्लियर कराऊंगी विथ फैक्ट्स और धाराएं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, डिस्कस द प्रोसीड्यूर ऑफ सर्च एंड सीज एज लेट डाउन इन द प्रोविजन ऑफ द वीएनएसएस। डिस्क्राइब द प्रोसीड्यूर ऑफ सर्च एंड सीज अंडर द वीएनएसएस। मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया की विवेचना करें। और ये प्रावधान भारत के संविधान के भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित प्रावधानों से कैसे टकराते हैं ये बताना है। मैं आपको बता दूं कि ये क्लास हिंदी में मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ हिंदी में टर्मिनोलॉजी इतनी टफ लगती है जिसको समझना मुश्किल हो जाता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि उस टर्मिनोलॉजी को तोड़ के अपनी भाषा में समझाऊँ। तो चलिए शुरू कर। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है, जो भाषा है, मैं आपको वो रीड करके बताऊंगी। किसी मामले को जांच, अन्वेषण या परीक्षण के लिए अभियुक्त या पक्षकारों की व्यक्तिगत उपस्थिति के अतिरिक्त संबंधित दस्तावेज और अन्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अभाव में न्याय के उद्देश्य के भी विफल होने की संभावना रहती है। लेकिन जब कोई दस्तावेज या वस्तु किसी ऐसे व्यक्ति के आधिपत्य में हो जो उसे प्रस्तुत नहीं करना चाहता है, तो न्यायालय ऐसे दस्तावेज या वस्तुओं की तलाशी के लिए तलाशी वारंट जारी करती है। अब सिंपल शब्दों में बताऊं तो किसी की गिरफ्तारी की गई है, कोई अभियुक्त है जिसको गिरफ्तार किया गया, या कोई पक्षकार है जिसको के लिए केस चल रहा है, और उसके पास कुछ ऐसे पेपर्स हैं, कुछ ऐसे सामान हैं, कुछ ऐसे सबूत हैं जो वो नहीं चाहता है कि वो पेश हो। ठीक, तो ऐसे में न्यायालय का क्या उद्देश्य होगा कि सारे सबूत, सारे दस्तावेज जो उसके सामने रखे जाएं। और ऐसे में पुलिस अधिकारी का क्या काम होगा, उस दस्तावेज को, उन सबूतों को पेश करना। तो इसके लिए पुलिस को क्या चाहिए होता है, एक सर्च वारंट चाहिए होता है, तलाशी का वारंट चाहिए होता है। अब तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है ये बात आती है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया है कि ये जो है 2023 में राष्ट्रपति द्वारा एक्सेप्ट किया गया और 2024 में जुलाई में इसको पूरे देश में लागू किया गया। और इस बार इसी से सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसकी धाराओं को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो धारा 96 में जाइएगा आप, और 96 के अनुसार तलाशी वारंट 3 परिस्थिति, 3 कंडीशन में किया जा सकता है। पहले मैं आपको रीड करके बताऊंगी, फिर उसको अपनी भाषा में एक्सप्लेन करूंगी। पहला, जहां किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसको धारा 94 के अधीन सम्मन या आदेश या धारा 95 की उपधारा 1 के अधीन अपेक्षा संबोधित की गई है या की जाती है, ऐसे सम्मन या अपेक्षा द्वारा यथापेक्षित दस्तावेज या चीज़ पेश नहीं करेगा या हो सकता है पेश ना करें। मतलब धारा 95, 94 और 95 के अधीन ये बोला गया कि अगर किसी को सम्मन भेजा गया है कि आप ये दस्तावेज लेकर के आएगा, ये पेपर्स अगले हियरिंग में लेके आना है, और तब भी वो नहीं लाता है, पेश नहीं करता है, तो क्या आ सकता है, सर्च वारंट आ सकता है। दूसरा, धाराएं जरूर याद कर लीजिएगा। दूसरा, जहां ऐसे दस्तावेज या चीज़ के बारे में न्यायालय को ये ज्ञात नहीं है कि वह किसी व्यक्ति के कब्जे में है। अगर कोर्ट को ये पता ही ना हो कि कोई पेपर है जो किसी व्यक्ति के कब्जे में है, तो सर्च वारंट निकाल सकती है, दे सकती है। तीसरा, जहां न्यायालय ये समझता है कि संहिता के अधीन किसी जांच, परीक्षण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन की पूर्ति साधारण तलाशी होगी, वहां वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है। और वो व्यक्ति जिसे ऐसा वारंट दिया गया है उसके अनुसार इसमें उसके पश्चात समाविष्ट उपबंधों के अनुसार तलाशी ले सकता है या निरीक्षण कर सकता है। मतलब जब न्यायालय को ये लगता है ना कि किसी जांच की ज़रूरत है, किसी कार्रवाई की ज़रूरत है, और उसके लिए उस दस्तावेजों का होना ज़रूरी है, तो न्यायालय एक वारंट देती है, सर्च वारंट देती है, जिसके लिए फिर तलाशी ली जा सकती है और निरीक्षण किया जा सकता है। तो धारा 96 के अंतर्गत जो शक्ति का प्रयोग मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक विवेक के आधार पर किया जाना चाहिए, इसमें एक केस है शिव दयाल बनाम सोहन लाल, बस्तर, AIR 1970, पंजाब 468। ये केस लिख भी लीजिएगा, बस मेंशन कर लीजिएगा तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे।
धारा 96 का वो लिखते हुए। अब इसके बाद यदि न्यायालय उचित समझता है तो वो वारंट में उस विशिष्ट स्थान या उसके भाग को भी लिख सकता है और केवल उस स्थान या भाग की तलाशी या निरीक्षण होगी। वह व्यक्ति जिसको ऐसे वारंट का भार सौंपा गया है केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी या निरीक्षण करेगा जिसमें जो लिखा हुआ है। मतलब जो सर्च वारंट निकलता है उसमें सर्च वारंट में पर्टिकुलर भाग किस जगह पे जाके तलाशी करनी है वो भी मेंशन रहता है। तो जिसको वारंट दिया गया है तलाशी करने के लिए उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो उसी जगह पे जाके सर्च वारंट करेगा। इसके बाद इस धारा की कोई भी बात जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट को डाक या तार अधिकारी की अपेक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज़ की तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो जिला मजिस्ट्रेट है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, वो डाक और तार का जो आ रहा है, दस्तावेज आ रहा है, पार्सल आ रहा है, उसकी तलाशी के लिए वारंट जारी नहीं कर सकता है। अब चलते हैं हम धारा 97 में। इसमें क्या है कि उस स्थान के लिए भी तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है जिसमें किसी चुराई गई संपत्ति या कूट रचित दस्तावेज होने का संदेह। अगर कोई ऐसी जगह है जहां डाउट हो रहा है कि यहाँ पर कोई सामान छुपाया गया है, चुराया गया है या कोई तो ऐसा दस्तावेज यहाँ है, तो डाउट के आधार पर भी वहाँ वारंट जारी किया जा सकता है। अब 97 की उपधारा 1 में अगर जाते हैं आप तो उसमें लिखा हुआ है कि जब किसी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के कार्यपालक, इन सब का कार्य मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है, या न्यायिक मजिस्ट्रेट को किसी सूचना या जांच के आधार पर यह लगता है कि कोई स्थान चोरी की संपत्ति, विक्रय या उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है या किसी स्थान पर ऐसी आपत्तिजनक वस्तु डिपॉजिट है जो किसी पुलिस अधिकारी को जो कांस्टेबल की पंक्ति का वारंट द्वारा प्राधिकार दे सकता है। अब कौन कौन सा प्राधिकार दे सकता है उससे पहले इस उपधारा को समझिए। इस उपधारा में एक्चुअली कहा गया है कि जो भी मजिस्ट्रेट है उनको अगर ये विश्वास हो जाता है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे चोरी करके सामान को छुपाया गया है या कोई गलत तरीके से किसी सामान को बनाया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है या कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक कोई वस्तु बनाई जा रही है, डिपॉजिट की गई है, तो वो प्राधिकार दे सकता है वहाँ पर सर्च वारंट का। लेकिन वो कंडीशंस क्या क्या है? एक तो उस स्थान में अपेक्षित सहायता के साथ प्रवेश करें, मतलब ऐसे ही अकेले वारंट लेके नहीं जाना है, पूरा आप साथ में कहते हैं ना सिक्योरिटी और वो सब चीज़ लेके जाना। वारंट में विहित रीति से उस स्थान की तलाशी ले, जो प्रोसेस हो उसी तरह से तलाशी लेनी है। वहाँ पर पाई जाने वाली ऐसी किसी संपत्ति या वस्तु को अपने कब्जे में ले जिसके बारे में संदेह हो या जो चोरी की है या आपत्तिजनक है। चौथा, ऐसी संपत्ति या वस्तु को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करें, उसी स्थान पर तब तक कस्टडी में रखें और अब मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाए तो उसको सुरक्षित करके ले जाया जाए। पांचवा, अन्य स्थान पर पाई जाने वाली संपत्ति को अपनी कस्टडी में रखें और मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करें। जिस आपत्ति के संबंध में प्रतीत होता है कि वो चुराई गई है या आपत्तिजनक वस्तु है या विक्रय से गलत उत्पादन है उससे संबंधित हो तो उसको अपनी कस्टडी में रख के मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना होता है। तो ये कि जब भी कोई सर्च वारंट लेकर के जहाँ जाते हैं तलाशी लेने तो इन 5 बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो सहायता के साथ अंदर जाना होता है, तलाशी के एक प्रोसेस होता है उसको फॉलो करना होता है, जो भी सामान वहाँ आपत्तिजनक लेना है लग रहा है उसको ले लेना होता है, फिर उसको अपनी कस्टडी में रखना होता है सुरक्षित, और जब मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करे तो भी वो सुरक्षित होना चाहिए। अब इस प्रकार की धारा में आवश्यक शर्त यह है कि ऐसी कोई सूचना अथवा आरोप जिससे मजिस्ट्रेट को ये विश्वास हो जाए कि किसी स्थान विशेष का उपयोग किसी चोरी की संपत्ति को डिपॉजिट करने के लिए किया जा रहा है या कोई गलत तरह से कोई सामान बनाया जा रहा है, उस समय में ये वारंट होता है। अब जब तक इस धारा की ये शर्त पूरी ना हो जाए कोई वारंट जारी नहीं किया जा सकता है। इसके बाद कुछ और दशाएं प्रयोजन के लिए तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। एक तो पुलिस तलाशी के वारंट के बिना तलाशी कर सकती है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये दिया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 185 में, जिसमें कहा गया है हाँ पुलिस तलाशी के वारंट के बिना भी तलाशी कर सकती है। अब क्या है धारा 185, चलिए वो देख लेते हैं। तो धारा 185 कहती है कि जब कभी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के पास ये विश्वास करने के लिए आधार होता है कि किसी ऐसे अपराध के अन्वेषण के प्रयोजन के लिए जिसका अन्वेषण करने के लिए वह प्राधिकृत है, आवश्यक कोई चीज़ उस पुलिस थाने की जिसका वो भार साधक है, जिससे वो संलग्न है, सीमाओं के अंदर किसी स्थान में पाई जा सकती है और उसकी राय में ऐसी चीज़ अनुचित विलंब के बिना तलाशी से अन्यथा अभिप्राप्त नहीं की जा सकती, तब ऐसा अधिकारी अपने विश्वास के आधार पर लेखबद्ध करने और उस चीज़ को तलाशी ली जाने और उस थाने की सीमा के अंदर किसी स्थान में ऐसे चीज़ की तलाशी ले सकता है या तलाशी करवा सकता है। थोड़ी सी आपको लैंग्वेज टफ लगी होगी
तो इस धारा 185 का बेसिकली मतलब है कि पुलिस अधिकारी बिना वारंट के तब तलाशी ले सकता है जब उसको लगता है कि कोई भी चीज़ छुपाई जा रही है, और अगर समय रहते वो तलाशी नहीं लेगा तो वो जो सबूत है वो हट जाएगा, मतलब वहाँ से उस चीज़ को हटा दिया जाएगा, और उसको लगता है कि जो उसको शक हो रहा है, जो संदेह हो रहा है वो सही है, तो वो अपने थाने के सीमा के अंदर वहाँ तलाशी ले सकता है, किसी से करवा सकता है। दूसरा, इसकी उपधारा 1 के अधीन कार्रवाई करने वाला पुलिस अधिकारी यदि साध्य है तो पर इस धारा के अधीन तलाशी जो है वो मोबाइल फ़ोन, श्रव्य या दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से अभिलिखित की जा सकेगी। अब यदि ये तलाशी स्वयं लेने में असमर्थ है तो कोई अन्य ऐसा व्यक्ति जो तलाशी लेने के लिए सक्षम है उस समय उपस्थित नहीं है, तो कोई ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से अपेक्षा कर सकता है और वह तलाशी ले, और ऐसे अधीनस्थ अधिकारी को एक लिखित आदेश मिलना चाहिए। उस स्थान की तलाशी लिए जानी है वो लिखित होना चाहिए, किस चीज़ को खोजना है, उसकी तलाशी किस चीज़ की लेनी है, ये सब लिखित होना चाहिए अगर आप किसी और अधिकारी को ये सौंप रहे हैं तो। चौथा है कि तलाशी वारंट के बारे में इस संहिता के उपबंध और तलाशियों के बारे में धारा 103 के साधारण उपबंध इस धारा के अधीन ली जाने वाली तलाशी को जहां तक हो सके लागू होंगे, तो यहाँ पे धारा 103 होगा। अब इसका उपधारा ये पांचवा जो है वो है कि किसी भी अभिलेख की प्रतियां यानी कि फोटोकॉपी तत्काल ऐसे निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाएगी जो उस अपराध का संज्ञान, जिसको इस अपराध के बारे में पता हो और उसके बारे में जानना चाह रहा हो कि जिस स्थान की तलाशी ली गई है उसके स्वामी या उसको कौन देख रहा है, उसके आवेदन पे उसकी फोटोकॉपी मजिस्ट्रेट द्वारा निःशुल्क दी जाएगी। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है कब कब पुलिस तलाशी के वारंट के बिना तलाशी ले सकती है, जो कि धारा 185 में दी गई है। तो अब आप समझ गए कि अगर आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के ये क्वेश्चन आता है, तलाशी से रिलेटेड, सर्च और सीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको कौन कौन सी धाराएं लिखनी है, धारा 96, धारा 95, धारा 94 और साथ ही साथ 97, आप सारे धाराओं के साथ सामने एक कीवर्ड लिख लीजिएगा। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि पुलिस तलाशी के वारंट के बिना तलाशी ले सकती है तो धारा 185 लिखनी है। कुछ चीज़ें आप अपने उससे भी एक केस स्टोरी बना करके भी लिख सकते हो, उससे भी नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि चूंकि अभी सिलेबस में नया ऐड हुआ है तो इस बार थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी सबको आंसर राइटिंग करने में, लेकिन आपको अगर थोड़े से फैक्ट याद है ना तो आप बहुत अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है और लेकिन तब भी कोई डाउट क्वेरी रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। बाकी की क्लासेस जो है वो चैनल के प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, यूनिट 1 मतलब सॉरी सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 की क्लासेस अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो, और अगर आपके फ्रेंड सर्किल में भी कोई एलएलबी कर रहा है तो इन क्लासेस को उनसे शेयर कर लीजिए। हिंदी में समझना कुछ वो टर्मिनोलॉजी के हिसाब से मुश्किल होता है, फिर क्या होता है कि आप 5 पन्नों का आंसर नहीं भी याद करिएगा ना तो बस ये स्ट्रक्चर याद होता है, और एक कहानी की तरह अगर आप इसको सोच के याद करते हैं कि कोई एक पुलिस ऑफिसर बना लीजिए और एक कोई जो है जिसने अपराध किया हो, उस एंगल से सोच के इस कहानी को ले जाइएगा तो आपको, और कोड बना लीजिए इन धाराओं का, तो आपको आंसर राइटिंग में बहुत मज़ा आएगा। अब और भी कुछ ट्रिक्स है जो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी क्लासेस में, आप क्लासेस देखते रहिए, और उसके लिए आपको सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लेना ताकि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। और पिछली क्लासेस देखनी हो तो एक बार चैनल पर विजिट करिएगा, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।